आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स हैं वो आज हमने पढ़नी है। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग जो है ना, ये बिजनेस लैंग्वेज है। तो किसी भी ज़बान या लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी बेसिक को सीखना समझना होता है सबसे पहले। तो अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है, तो हम अकाउंटिंग की आज बेसिक वगैरह पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं, ताकि हमें मज़ीद आगे जाके जो है ना अकाउंटिंग बड़े अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलते हैं अब की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। अब सबसे पहले बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होती है? कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब ये 3 टाइप्स की होती है। अब सबसे पहले जो एक होती है वो होती है सर्विसेज। ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग हो और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, यानी कि क्लीनर, वर्कशॉप, मोटर वर्कशॉप होगी, ब्यूटी सैलून्स हो गए, एयरलाइंस होगी। ऐसी जो कंपनीज होती हैं ये सर्विसेज बिजनेस कहलाते हैं, कर रहे होते हैं परफॉर्म। उसके बाद आते हैं ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है या कंपनीज होती हैं जो रीसेलिंग कर रहे होते हैं, उनके गुड्स बाय की, उसके बाद उसे रीसेल कर दिया, कि सेलिंग ऑफ गुड्स कर रही होती हैं। तो वो होती हैं मर्चेंडाइजिंग, जिसे भी हम बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन या मर्चेंडाइजिंग कंपनीज, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। उसके बाद तीसरा आ गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वो बिजनेस या वो एंटिटी जो खुद प्रोडक्ट बना रही होती है, प्रोड्यूस कर रही होती है, और उसके बाद उसे सेल आउट कर रही होती है टू द होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये होता है बिजनेस एंटिटी। अगर हम इसकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले आती है सिंगल या सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी आती है पार्टनरशिप, तीसरी आती है कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब सिंगल या सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है कि ऐसी कंपनी जिसमें सिंगल आर सोल ओनर टू द ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें सिंगल ओनर हो और वही ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहा हो और ऑर्गेनाइज कर रहा हो, यानी कि मैनेज कर रहा हो, वो कहलाती है सिंगल या सोल प्रोप्राइटरशिप। और ये जो है ना मोस्ट सीक्रेट फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें जो ओनर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि अगर जो है ना कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है या वो डिसॉल्व होती है, तो उसकी अगर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसके एसेट से, तो वो लायबिलिटी जो है ना उसके पर्सनल एसेट से रिकवर की जाएगी ओनर के। उसके बाद दूसरा आता है पार्टनरशिप। ऐसा बिजनेस जिसके अंदर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 ओनर्स हों। अब इसमें सारे ही वो या तो ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, यानी कि मैनेज कर रहे होंगे और ऑपरेट कर रहे होंगे, या उसमें कुछ जो है ना वो स्लीपिंग पार्टनर हो, यानी कि वो वर्किंग ना कर रहे हो, सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो। और कुछ जो है ना वो वर्किंग कर रहे हों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हों, मॉनिटर कर रहे हों और ऑपरेट कर रहे हों, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। अब इसमें ये जो है ना लेस सीक्रेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। और ये सोल प्रोप्राइटर की निस्बत लेस सीक्रेट फॉर्म होती है, क्योंकि इसके अंदर एग्रीमेंट हुआ होता है, पार्टनरशिप डीड हुई होती है, तो इसलिए ये छुप नहीं सकती ज़्यादा। जबकि सिंगल या सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्योंकि एक सिंगल ओनर होता है तो वो छुप भी सकती है। उसके बाद आता है इसके अंदर अगर लायबिलिटी की बात करें पार्टनरशिप के अंदर, तो पार्टनरशिप के अंदर भी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की। यानी कि अगर लायबिलिटी एक्सीड कर जाती है फ्रॉम देयर एसेट्स या कैपिटल जो बिजनेस का होता है, तो जो लायबिलिटी होगी वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से रिकवर की जाएगी। अच्छा, उसके बाद आता है कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कंपनी
जो फॉर्म हुई है अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 और एक्ट 2017। पहले 1984 एक्ट ऑर्डिनेंस होता था जिसके तहत कंपनीज रजिस्टर्ड होती थी, और अब 2017 एक्ट है जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जो है ना वर्किंग कर रही हैं या रजिस्टर होती हैं। अब इन दोनों के ही ज़रिए कोई भी कंपनी फॉर्म में आई है तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी। अब इसमें क्या होता है, कंपनी को एक लीगल राइट होता है कि वो एक्ट एज अ पर्सन परफॉर्म कर सकती है, यानी कि एक लीगल पर्सन कंसीडर किया जाता है लैंग्वेज लॉ के अंदर। क्योंकि अगर कोई बंदा केस करता है तो वो कंपनी के नेम से ही होगा, और कंपनी खुद भी किसी पर कोई केस सू करना चाहती है तो कंपनी अपने नाम से किसी पे सू कर सकती है। अब मिनिमम जो इसमें मेंबर्स होते हैं या ऑनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं 7, और मैक्सिमम की जो है ना कोई लिमिट नहीं होती। और ये सबसे लीस्ट सीक्रेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। और सबसे जो इसकी स्ट्रॉन्ग या बहुत ही बेनिफिशियल जो है ना एक बेनिफिट है किसी भी कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो होती है इसकी लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि इसमें जो ऑनर्स की लायबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड हो जाती है अप टू द इन्वेस्टमेंट। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डिफॉल्ट करता है या फ्लॉप होता है तो जो उसने इन्वेस्ट किया होगा सिर्फ वो ही डूबता है या वही जो है ना आपका जाता है, बाकी आपके पर्सनल एसेट से लायबिलिटी वगैरह रिकवर नहीं की जाती। तो नेक्स्ट है गुड्स और मर्चेंडाइज। गुड्स और मर्चेंडाइज की स्पेशल मीनिंग है अकाउंटिंग के अंदर। अगर डेफिनेशन देखें तो एनीथिंग विच हैज़ बीन परचेज्ड बाय ट्रेडर्स फॉर रीसेल पर्पस इज कॉल्ड गुड्स और मर्चेंडाइज। यानी कि कोई भी गुड्स और मर्चेंडाइज जो रीसेल पर्पस के लिए बाय की जाए, खरीदी जाए, परचेज की जाए तो वो गुड्स और मर्चेंडाइज कहलाएगी। अब फॉर एग्जांपल जो बुक्स हैं, किताबें हैं, वो किताबें सेल करने वाली शॉप के लिए वो गुड्स है। इसी तरह शॉपकीपर जो है या रिटेलर जो है उसके लिए कुकिंग ऑयल हो गया, सोप्स होगी, ये सारी उसके लिए गुड्स हैं। अगर तो वो खरीदता है इनके प्लांट एंड मशीनरी या स्टेशनरी तो वो उसके लिए गुड्स या मर्चेंडाइज नहीं कहलाएंगी। जो रीसेल पर्पस के लिए चीज़ें खरीदी जाएंगी वो गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाएंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं परचेजेज। व्हेन सेलेबल गुड्स आर बॉट इन अ बिजनेस, यानी कि जब सेलेबल गुड्स जो है ना वो खरीदी जाए बिजनेस के अंदर, सही है, तो वो कहलाती हैं परचेज कहलाती हैं। अब सेलेबल गुड्स तो हो गई वो चीज़ें जो फॉर रीसेल पर्पस के लिए खरीदी जाएं, वो भी परचेजेज है। और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है या उसने कोई फर्नीचर ख़रीदा है तो वो भी परचेजेज है। अब ये सारी ही परचेजेज हैं और बिजनेस के अंदर ये परचेजेज हो रही होती हैं। अब अगर इस परचेजेज की टाइप की तरफ जाएं तो वो हैं परचेज, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो जो परचेज है इसी जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा कि जो बुक्स हैं वो बुक्स कीपर के लिए या बुक शॉप के लिए वो गुड्स हैं, जबकि अगर वो बुक कीपर या शॉप जो है ना वो खरीदती है फर्नीचर तो वो उसके लिए गुड्स या मर्चेंडाइज नहीं है। वो परचेज तो हुई है लेकिन वो सेलेबल गुड्स नहीं है, वो उसने अपनी शॉप के अंदर यूज़ होनी है तो वो यानी कि उसके एसेट्स हैं, वो सेलेबल गुड्स नहीं है, इनके रीसेलेबल गुड्स नहीं है। वो इस एक्सटेंशन के लिए नहीं खरीद रहा क्योंकि उसका प्राइम जो बिज़नेस है वो है बुक सेलिंग से रिलेटेड या स्टेशनरी से रिलेटेड। तो वो जो इस रिलेटेड आइटम्स होंगे वो उसके परचेज कहलाएंगी, इनके सेलेबल गुड्स। और जो फर्नीचर या एसेट्स वगैरह अदर देन गुड्स या मर्चेंडाइज खरीदेगा कहलाएंगी वो भी परचेजेज, लेकिन वो उसके फिक्स एसेट्स बन जाएंगे। अब अगर इसी टाइप की बात करें तो जिस तरह कैश परचेज है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उसने परचेज की बुक्स फ्रॉम सेलर से
कितने की 5000 की ऑन यकम अगस्त, ठीक है, और उसने इमीडिएट वहीं पे पेमेंट कर दी उसी टाइम खरीदते हुए ही, तो ये कहलाएगी कैश परचेज। यानी कि व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम सप्लायर एंड पेमेंट इज मेड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कैश परचेज। तो ये हमारी होगी कैश परचेज। अगर जो क्रेडिट परचेज है उस पर ये ऐसा होता है कि परचेज जब की जाती है, गुड्स या आइटम जब परचेज की जाते हैं उस टाइम पेमेंट नहीं की जाती, बल्कि पेमेंट बाद में की जाती है इन फ्यूचर। वो प्रॉमिस करता है कि मैं इतने टाइम बाद जो है ना आपको पेमेंट कर दूंगा इसकी, इनके उधार पे माल खरीदना, इसे कहते हैं क्रेडिट परचेज या परचेज ऑन अकाउंट। जब इनके व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम सप्लायर एंड पेमेंट इज नॉट मेड एट द सेम टाइम, rather payment is arranged to be made at some future date is called credit purchase or purchase on account। जिस तरह हम पिछली एग्जाम्पल ली कि बुक्स खरीदी एक मिस्टर एक्स ने 5000 की और यकम अगस्त, और उसने उसी टाइम पेमेंट कर दी, तो वो तो होगी कैश परचेज, यानी कि नकद जिसे हम खरीद कहते हैं। उसके बाद आगे क्रेडिट परचेज में इस तरह होता है कि उसने मिस्टर एक्स ने 5000 की बुक्स खरीदी या गुड्स या मर्चेंडाइज खरीदी, अब उसने पेमेंट नहीं की, वो उसे कहता है कि मैं पेमेंट अभी अरेंज करनी है, वो मुझे टाइम दें 10 दिन का 20 दिन का, तो उसके बाद मैं मुझे अशिया दे दें उधार पे, मैं 10 या 20 दिन बाद जो है ना आपको पेमेंट कर दूंगा, इनके उधार पे माल खरीदना। तो ये होता है क्रेडिट परचेज या परचेज ऑन अकाउंट। अगर हम नेक्स्ट देखें तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अब जब हमने चीज़ें खरीदनी, ठीक है, व्हेन गुड्स वंस परचेज्ड मे सब्सिक्वेंटली बी सेंट बैक टू द सेलर फॉर सर्टन रीजंस। यानी कि कुछ पहले चीज़ें हमने खरीद ली है और सब्सिक्वेंटली अब हमारे पास चीज़ें पहुंची, हमने चेक की तो वो एज़ पर क्वालिटी नहीं थी, एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं थी, या जो हम एज़ पर हमारी स्पेसिफिकेशन थी उसके मुताबिक नहीं थी, या कुछ चीज़ें टूटी हुई थी या पुरानी थी, ओल्ड वर्जन थे जो हमारे किसी काम के नहीं थे, तो अब वो हम उसे दोबारा वापस बेचेंगे सेलर को। ये चीज़ें जिस तरह हमने पिछले नंबर में लिया कि हमने बुक्स खरीदी, उसमें कुछ बुक्स ओल्ड आ गई या ऐसी बुक्स आ गई जो हमने ऑर्डर ही नहीं की थी, सही है, तो यानी कि वो डिफेक्टिव पीस आ गए, तो वो जो है ना हम वापस भेजेंगे सेलर को, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, तो ये हम इसलिए रिटर्न कर रहे हैं, तो ये कहलाती हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद अलाउंस, परचेज अलाउंस एंड सेल अलाउंस, ये तीनों ही सेम चीज़ें हैं। व्हेन कस्टमर बायर्स फाइंड दैट गुड्स परचेज हैव माइनर डिफेक्ट, ये चीज़ें जो खरीदी हैं हमने, जब हमारे पास पहुंची हमने देखा कि उनके अंदर माइनर सा डिफेक्ट है, ठीक है, ऐसे केस के अंदर सेलर जो है ना वो एग्री हो जाता है कि मैं कुछ प्राइस रिड्यूस कर देता हूँ और इन डिफेक्टिव गुड्स की, ठीक है, और वो इसलिए करता है कि ताकि उसको कायल कर सके बायर को कि वो ये चीज़ें रख ले, ठीक है, मैं प्राइस में रिडक्शन कर देता हूँ, सही है, आप चीज़ें ये रख लें। जो वो रिडक्शन की जाती है वो अलाउंस कहलाता है या परचेज अलाउंस कहलाता है या सेल अलाउंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने एग्जाम्पल ली कि 5000 की हमने जो है ना किताबें खरीदी थी, वो हम जब चेक की तो वो माइनर डिफरेंट निकल आया, कि एक साल ओल्ड निकल आए, या उसमें इस तरह हुआ कि प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत एक दो पेजेस पे इशू आ गया, तो वो जो है ना, या कलर का थोड़ा डिफरेंट जब हमने पब्लिकेशन के लिए वो करवाई, प्रिंट करवाई बुक्स, तो उसके दौरान कोई इशू आया तो थोड़ा कलर का वो हो गया, हमारे जो हमने ऑर्डर किया था उसके मुताबिक नहीं हुआ, तो अब वहाँ पे जो सेलर है ना वो कहता है कि भाई आप ये गुड्स रख लें, आप मुझे 5000 ना दें, मुझे 4500 दे दें। यानी कि वो इसे एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि आप जो है ना इसे ये रख लें 4500 में, वही 5000 वाली गुड्स, ठीक है, और मुझे 4500 पे कर दें, इनको उसने 500 लेस कर दिया है, ठीक है, यानी डिस्काउंट नहीं है, अलाउंस वगैरह उसी उसे दे दिया, डिस्काउंट रिडक्शन कर दिया है प्राइस के अंदर, तो ये कहलाता है अलाउंस, परचेज अलाउंस या सेल अलाउंस। यानी कि जो माइनर डिफेक्ट्स की वजह से प्राइस
डिडक्ट की जाए या रिड्यूस की जाए सेलर की तरफ से, तो वो कहलाता है अलाउंस, परचेज अलाउंस या सेल अलाउंस हो गया। अब उसके बाद आता है परचेज डिस्काउंट या सेल डिस्काउंट। इसमें देखें तो द कंसेशन गिवन बाय द supplier to the buyer on the purchase of goods is known as purchase discount to the buyer and sale discount to the seller or supplier। अब जब चीज़ हमने खरीद रहे थे तो उस टाइम चीज़ खरीदते हुए ही जो सेलर था या सप्लायर था उसने जो एक टैग प्राइस थी, लिस्ट प्राइस थी गुड्स की, उसके ऊपर उसने डिस्काउंट दे दिया 2% या 3% या 5%। ठीक है कि मैं इसकी जो प्राइस आइटम की वो 1000 है लेकिन आपको ये 900 में मिल जाएगा। तो अब एट द टाइम आप जब परचेज या सेल जो डिस्काउंट दिया जाता है वो परचेज डिस्काउंट कहलाता है या सेल डिस्काउंट कहलाता है। अगर वो डिस्काउंट जो है ना जो ख़रीदने वाला है उसके लिए वो परचेज डिस्काउंट होगा, और जो सेल आउट करने वाला या सप्लायर है या बायर सेलर है तो उसके लिए वो सेल डिस्काउंट होगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें है सेल। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट स्पेसिफिक प्राइस, यानी कि जब रिसेलेबल गुड्स या फिनिश गुड्स हम सेल आउट करते हैं टू द कस्टमर्स। अब कस्टमर कोई भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, और जो अल्टीमेट कस्टमर है जिसने वो चीज़ यूज़ करनी होती है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें हम बेचेंगे ठीक है उस कस्टमर को तो वो सेल कहलाएगी। जिस तरह मैं पहले देखा कि किताबें जो है ना, अब जब बुक कीपर जो है ना किताबें सेल आउट करेगा, तरह मिस्टर वाई ने बुक्स बेची मिस्टर एक्स को 5000 की, तो उसमें इस तरह हुआ कि उसने सेल की है। अब सेल के टाइप देखें तो 2 तरह के टाइप्स होते हैं। जिस तरह हमने परचेज में देखा कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज या परचेज ऑन अकाउंट, इसी तरह सेल में भी ऐसे ही है, कैश सेल, क्रेडिट सेल या सेल ऑन अकाउंट। अब सेल ऑन कैश में क्या होता है? सेल कैश में होता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड प्राइस इज रिसीव्ड फ्रॉम देम एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड कैश सेल। यानी कि जब मिस्टर वाई ने बुक्स सेल आउट की थी मिस्टर एक्स को 5000 की, यानी कि 1 अगस्त को, और उसने पेमेंट उसी टाइम रिसीव कर ली थी मिस्टर एक्स से या बायर से, तो वो जो है ना कैश सेल हो गई। अब क्रेडिट सेल क्यों हुई? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड डज नॉट पे द प्राइस एट द सेम टाइम बट एग्री टू मेक पेमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल और सेल ऑन अकाउंट। यानी कि जब मिस्टर वाई ने बुक्स जो है ना सेल आउट की मिस्टर एक्स को 5000 दी 1 अगस्त को, तो मिस्टर एक्स ने कहा कि मेरे पास अभी जो है ना प्राइस नहीं है, कीमत नहीं है, अमाउंट नहीं है, आप मुझे अशिया दे दें उधार पे, मैं आपको इन फ्यूचर 5 दिन या 10 दिन बाद जो है ना आपको पेमेंट कर दूंगा। अब सेलर जो है ना मिस्टर वाई जो है ना वो एग्री हो गया इस बात पे, ठीक है आप उधार पे माल ले लें, मुझे बाद में पेमेंट कर देना 10 दिन बाद। तो ये होगी क्रेडिट परचेज सेल हो गई, इनके जिसमें फरोख्त आज हो रही है, सेल आज हो रही है और पेमेंट बाद में मिल रही है। ये पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल ना की जाए या ना रिसीव की जाए, ठीक है, तो वो होती है क्रेडिट सेल। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें तो सेल रिटर्न या सेल इनवर्ड। इसी तरह जिस तरह मैंने पहले पढ़ा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि हमने चीज़ खरीदी या वो डिफेक्टिव निकल आई और हमने वापस बाहर भेज दी, वो हो गया परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ये अंदर से बाहर गए चीज़ें। इसी तरह सेल रिटर्न जो हमने अशिया फरोख्त की थी, ठीक है, इफ़ कस्टमर्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड finds that the goods are defective, unsatisfactory, below standard, are not according to the specification, and the return of these goods to the seller is called sale return
आर रिटर्न इनवर्ड, यानी कि जो सेलर ने या सप्लायर ने चीज़ें बेची थी कस्टमर को, और जिसने ये चीज़ें खरीदी थी उसने जब उसके पास ये चीज़ें पहुंची उसने चेक की तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री थी, यानी कि उसके बिलो स्टैंडर्ड थी, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन या उसके आर्डर के मुताबिक नहीं थी, तो वो चीज़ें जो है ना हमें रिटर्न करेगा कि ये चीज़ें मेरे एज़ पर जो है ना स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। तो वो एक बार सेल हो गई, वो सेल रिटर्न हुई, ठीक है, यानी कि हमारे पास वापस आ गए तो वो सेल रिटर्न कहलाएगा या रिटर्न इनवर्ड कहलाएगा, यानी कि जो हमने सेल आउट कर दी थी बाहर चली गई थी, सही है, उसके बाद फिर जो है ना उस कस्टमर ने जब चेक की उसके बाद मिली वो डिफेक्टिव निकल आई तो उसने वापस भेज दी, रिटर्न कर दी, तो ये सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहलाएगा। अब उसके बाद आता है ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर wholesaler allows a discount at certain percentage of the listed of or catalog price. This discount is called trade discount। यानी ट्रेड डिस्काउंट यानी कि जब खरीदो फरोख्त हो रही थी, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये है कि जब एट द टाइम इनके सेलर और बायर आपस में इनके चीज़ इनके एग्रीमेंट कर रहे थे, सेलिंग एंड बाइंग का डिसीजन कर रहे थे कि उस टाइम अगर एक स्पेसिफिक जो है ना सर्टन परसेंटेज वो डिस्काउंट ऑफर कर देता है सप्लायर या सेलर टू द बायर, यानी कि उसकी जो कैटलॉग प्राइस होती है उस गुड्स की उसके ऊपर, यानी कि ये 1000 की गुड है तो मैं 2% इस पर डिस्काउंट दूंगा, तो ये 2% जो डिस्काउंट है ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। उसके बाद आ गया डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल। व्हेन क्रेडिट सेल्स आर मेड टू कस्टमर्स, जब भी क्रेडिट सेल्स की जाएंगी कस्टमर्स को तो वो डेटर्स को क्रिएशन का सबब बनते हैं। डेटर आर द पर्सन टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस एंड फ्रॉम होम मनी is to receive in near future. Accounts of such persons are called debtors or accounts receivable। जिस तरह हमने पहले इसमें क्रेडिट सेल के अंदर पढ़ा कि क्रेडिट सेल में अंदर किस तरह होता है कि हमारी सेल आज हो रही होती हैं जबकि कैश हमें जो है ना वो मिल रहा होता है 15 दिन बाद या 10 दिन बाद उस सेल के अगेंस्ट। क्रेडिट सेल के अंदर जब भी हम क्रेडिट सेल करेंगे तो वो वजह बनती है डेटर की या अकाउंट रिसीवेबल की, उस कस्टमर के नाम से जो है ना वो कस्टमर हमारा डेटर बन जाता है या अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है, ठीक है, उतनी अमाउंट से। तो ये अब डेटर जो है ना वो कोई भी पर्सन होता है जिसको हम वो चीज़ें यानी कि बेचते हैं, सोल्ड आउट करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, और जिसकी तरफ से हमें मनी जो है ना रिसीव होनी होती है इन नियर फ्यूचर, यानी कि अनकरीब, यानी कि 10-15 दिन बाद, महीने बाद, सही है। लेकिन ये नहीं होता कि 2 महीने बाद, सही है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टर्म पॉलिसीज वगैरह होती हैं, या साल बाद या इतना, ठीक है, वो नहीं होता। कुछ इनके विद इन द ईयर जो है ना वो मिल जाते हैं, इनके 10-15 दिन बाद या महीने बाद। मैक्सिमम जो होता है वो 40 डेज़ का नॉर्मली जो है ना कंपनीज वो यूज़ करती होती हैं डेज़ का। अब अकाउंट्स ऑफ सच पर्सन, अब इस तरह जब एक कस्टमर को क्रेडिट पे सेल आउट की, दूसरे को की, ये सारी मिलके, सही है, जो है ना जितने भी कस्टमर होते हैं, लोग होते हैं, ये डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और इन सब को जो है ना जो एक अकाउंट डेटर जो है ना अकाउंट ओपन किया जाता है लेजर के अंदर, जिसके अंदर जो है ना वो सारे अकाउंट रिसीवेबल आ रहे होते हैं कि हमने इस पर्सन से इतना लेना है, इस पर्सन से इतना लेना है, इस पर्सन से इतना लेना है, तो ये हमारे डेटर्स कहलाते हैं या अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो उसका वो है क्रेडिट और अकाउंट्स पेएबल। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि जब भी हम अशिया खरीदेंगे ऑन क्रेडिट बेस पे, यानी कि उधार पे खरीदेंगे, तो वो क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल क्रिएट होते हैं, उसका वजह बनते हैं। क्रेडिटर आर द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड
on a credit basis and to whom money is to be paid in near future. Accounts of such persons are called creditors या accounts payable. अब क्रेडिटर कोई भी पर्सन होता है जिससे हम उधार पे शेयर खरीदते हैं, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस पे शेयर खरीदते हैं और जिसको हमने मनी इन नियर फ्यूचर अदा करनी होती है, तो वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। अब जिस तरह हमने एक कस्टमर से यानी एक सप्लायर से खरीदी अशिया, ठीक है, फिर दूसरे सप्लायर से भी खरीदी, तीसरे से भी खरीदी, ठीक है, डिफरेंट अशिया खरीद रहे हैं हम, तो अब ये सारे सप्लायर या सेलर जिनसे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं या उधार पे अशिया खरीदी हैं, ये सारे जो है ना पर्सन कस्टमर या हमारे सप्लायर सेलर वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाएंगे। और ये सारे मिल के सही है जो अमाउंट होती है फाइनल इनके सम अमाउंट होती है वो अकाउंट्स पेएबल बन जाता है। उस पर देखें तो कैश डिस्काउंट, it is the deduction or allowance given by creditors to debtors if the amount due is paid by the debtor before the due date is called cash discount। जिस तरह हमने पढ़ा कि डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि जिसमें हम उधार पे चीज़ें फ़रोख्त कर रहे होते हैं, हमें क्रेडिट सेल कर रहे होते हैं। अब उसमें इस तरह होता है कि हम सेल आउट कर देते हैं अशिया और उससे जो है ना डेट कह देते हैं कि आपने 20 दिन बाद पेमेंट करनी है। अब हम उससे कहते हैं कि नहीं आप 20 दिन बाद नहीं, आप 10 दिन बाद पेमेंट कर दें, ठीक है। अगर हमने पहले एग्जाम्पल इस तरह ली कि 5000 की हमने सेल आउट की क्रेडिट बेसिस पे, तो अब जो सेलर है वो कहता है कि आप जो है ना 20 अगस्त को नहीं, अब 10 अगस्त को जो है ना वो पेमेंट कर दें, ठीक है। उसमें जो है ना 2% जो है ना मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। अगर आप 10 तारीख तक पेमेंट कर देते हैं वो 5000, तो उसमें मैं आपको 2% डिस्काउंट कर दूंगा, यानी 2% आप लेस कर पे करेंगे कि जब भी डेटर्स पे या अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर वो स्पेसिफिक जो है ना परसेंटेज अलाउंस को डिस्काउंट कर देता है कि फॉर ड्यू टू अर्ली कलेक्शन ऑफ डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, तो वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। उस पर आता है कैपिटल और ऑनर इक्विटी। इक्विटी मीन्स द सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड टू स्टार्ट ऑपरेट अ बिजनेस एंटिटी। इनके इक्विटी का मतलब है सोर्स ऑफ फंड्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। अब ऑनर्स जो है ना या जो प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब इसमें ऑनर हो गए, इनकी सिंगल कंपनी है तो ऑनर हो गया, अगर ज़्यादा है पार्टनरशिप है या जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो वो ऑनर बहुत सारे इनके लोग होंगे। बैंक है हो गया जो इनके लोन प्रोवाइड करेगा। और डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द क्लेम और राइट ऑफ द ओनर्स अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस के अंदर एसेट्स होते हैं चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हैं या करंट एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं या इनटेंजिबल एसेट्स हैं, वो उन एसेट्स के अगेंस्ट जो राइट होता है ओनर्स का, सही क्लेम राइट होता है, वो एक कैपिटल या ऑनर इक्विटी कहलाता है। अब इसमें ऑनर्स जो है ना दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल हो गए, सप्लायर हो गए, फंड सप्लायर्स हो गए, ये और एक्सटर्नल हो गए। अगर इंटरनल होंगे, ठीक है, तो वो ऑनर्स होंगे या पार्टनर्स होंगे, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल की बात करें तो वो बैंक्स हो गए या और जिनसे हमने फिक्स्ड इनके वो पेमेंट ली हुई है, जिनको हमने बॉन्ड इशू किए हुए हैं, तो वो हमारे एक्सटर्नल जिनके वो हो गए। अब ये सारे जो है ना मिलके अब वो बनाते हैं इक्विटी या कैपिटल। उसके बाद आ गया एसेट्स। एन एसेट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री ओन्स और कंट्रोल विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट। कि कोई भी चीज़, सही है,
वो तब एसेट्स कहलाएगी, ठीक है, जो जब भी उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होगी उस चीज़ की। और एसेट जो है ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिविजुअल कंट्री का, इंडिविजुअल का या कंट्री का या कंपनी का रिसोर्स होते हैं, जिनके जो फंड्स को क्रिएट, जिनके दोबारा क्रिएट करते हैं, वो हमारा जो है ना एसेट्स कहलाते हैं। अब कोई भी एसेट जिस जो है ना इकोनॉमिक वैल्यू होगी, ठीक है, और वो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के ओन कंट्रोल में होगा, क्योंकि उसके ऊपर उस इंडिविजुअल का, कंपनी का या बिजनेस का कंट्रोल होगा, ठीक है, तो वो एसेट्स कहलाएगा। और वो जो है ना कंपनी या इंडिविजुअल उसको होल्ड करेगा विद द एक्सपेक्टेशन के ये जो है ना हमारी फ्यूचर जो है ना इकोनॉमिक बेनिफिट में हेल्प आउट करेगा, यानी कि न्यू रेवेन्यू जनरेट करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ये हमारा इनके एसेट होगा। अब इसके हम एग्जांपल लें तो जिस तरह इनके वो हो गई गुड्स, इनके एक शॉपकीपर है तो उसके लिए जो कुकिंग ऑयल हो गया या सोप्स हो गई, तो ये उसके इनके एसेट्स हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। अब इनके ऊपर उनका कंट्रोल भी है, वो जिसे चाहे सेल आउट करें, जिसे चाहे ना सेल आउट करें, जिसे चाहे मुफ्त में दे दें, ठीक है। तो अब जबकि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरी हम एग्जाम्पल लें, एम्प्लाई है, एम्प्लाई के ऊपर कंट्रोल नहीं होता बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, होते तो वो भी एसेट्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए वो अकाउंटिंग के टर्म में वो एसेट्स नहीं कहलाते, ना ही वो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसकी हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, विद द फिजिबिलिटी या फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल सब्सटेंस के बेस पे, तो वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और दूसरे होते हैं इनटेंजिबल। अ टेंजिबल एसेट इज एन एसेट दैट हैज़ फिजिकल सब्सटेंस, यानी कि ऐसा एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है, वो कहलाएगा टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया या ऑफिस फर्नीचर हो गया, यानी कि ऐसी अशिया या ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो वो हो गए टेंजिबल। जिस तरह में इन्वेंट्री होगी, जिस तरह शॉपकीपर है उसके अंदर जो पड़ी होंगी, यानी कि सोप पड़ी होगी, कुकिंग ऑयल पड़ा होगा या और स्टेशनरी पड़ी होगी, या अगर फैक्ट्री है जिस चीज़ से वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्लांट एंड मशीनरी हो गई या उसका ऑफिस हो गया कंपनी का या ऑफिस फर्नीचर हो गया, तो ये टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो देखें तो वो इनटेंजिबल एसेट्स, एन एसेट दैट इज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल इन नेचर, जो फिजिकल इन नेचर में नहीं होते, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए या कॉपीराइट्स हो गए, या एक जिस तरह पेप्सी कंपनी है, पेप्सी बनाने का जो फार्मूला है, वो कोल्ड ड्रिंक बनाने का जो फार्मूला है, ठीक है, वो जो है ना एक पेटेंट होता है फार्मूला, ठीक है, तो वो अब सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को ही पता है कंपनी को, अदर पर्सन वो यूज़ नहीं कर सकता और ना ही वो रजिस्टर करवा सकता है। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। अब उसके बाद अगर हम देखें कि उसके लाइफ जो है ना स्पैन के ऊपर, ठीक है, एसेट्स के, तो उसके में दो तरह के टाइप्स होती हैं, एक करंट एसेट्स होते हैं, एक फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड, सोल्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए या इन्वेंट्री हो गई, यानी कि ऐसे एसेट्स, सही है, जिनका एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंज्यूम हो जाएंगे या सोल्ड आउट हो जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर वो एसेट जो है ना कंज्यूम हो जाएंगे या सोल्ड आउट हो जाएंगे या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो जो है ना करंट एसेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, या
उसके इक्विवेलेंट हो गए, सिक्योरिटीज़ होगी, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए यानी कि हमारे जो डेटर्स हो गए, या हमारी इन्वेंट्री होगी जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसे हम बाय किया है रीसेल पर्पस के लिए, हमारी इन्वेंट्री जिसको के वो 1 साल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेल आउट हो जाएगी, सेल बन जाएगी और कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे करंट एसेट्स हो गए। अब उसके बाद दूसरा आ गया फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स इज अ लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट दैट अ फर्म ओन्स एंड यूजेस टू प्रोड्यूस इनकम and is not expected to be used or sold within a year। अब फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं कि ऐसे एसेट्स चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, ठीक है, जो फर्म ओन करती है यानी कि रखती है, सही है, और उनको यूज़ करती है तो प्रोड्यूस इनकम, इनके मोर इनकम जनरेट करने के लिए वो यूज़ करती है, जिस तरह प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग होगी, ठीक है, तो और एक्सपेक्ट करती है कि ये जो है ना एसेट्स, सही है, 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम नहीं होंगे, ठीक है, और ये कई साल तक 5, 10 साल, 20 साल तक, सही है, या उससे भी ज़्यादा जो है ना कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन करने में वो हेल्पफुल होंगे, ठीक है, या सोल्ड आउट नहीं होंगे, ठीक है, तो वो फिक्स्ड एसेट कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल बिल्डिंग्स होगी और जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी हो गए या ऑफिस फर्नीचर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ आर द डेट आर ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस के ऊपर जो कर्ज है या ऑब्लिगेशन है वो लायबिलिटी कहलाती है। अब क्लेम अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नोन एज लायबिलिटी। इनके क्रेडिटर्स जो या आउटसाइडर जो क्लेम है या क्रेडिटर जो क्लेम है अगेंस्ट एसेट्स तो वो लायबिलिटीज़ कहलाता है। अब इसके अंदर मेनली जो है ना 2 वो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, या तो क्लेम अगेंस्ट होता है एसेट्स फ्रॉम इंटरनल या ऑनर्स फ्रॉम क्लेम अगेंस्ट क्लेम ऑफ ऑनर्स, ठीक है, ऑनर्स क्लेम हो गया जिसे हम कहते हैं। दूसरा हो गया आउटसाइडर क्लेम। द ऑनर्स क्लेम अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज नोन एज ऑनर्स इक्विटी, कि जब भी ऑनर्स की तरफ से क्लेम होगा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो वो ऑनर इक्विटी कहलाएगा, और जब भी क्लेम आउटसाइडर क्लेम होगा एसेट के ऊपर या बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो लायबिलिटी कहलाएगी। यानी कि अब जब भी कर्ज जो है ना ऑनर्स की तरफ से क्लेम होगा एसेट के ऊपर तो वो क्या कहलाएगा ऑनर इक्विटी, और जब भी आउटसाइडर, सही है, क्लेम होगा अगेंस्ट के ऊपर एसेट के ऊपर क्लेम होगा तो वो लायबिलिटी कहलाएगी। यहाँ पे लायबिलिटी जो है ना आउटसाइडर की तरफ से जो क्लेम है वो है, ये जो आउटसाइडर का क्लेम है एसेट्स के ऊपर तो वो लायबिलिटीज़ कहलाती है। अब इसमें इसकी टाइप्स की बात करें तो 2 तरह की टाइप्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ होगी, दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ आर कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर, यानी कि ऐसी ऑब्लिगेशन, सही है, जो शॉर्ट टर्म होती हैं, सही है, या ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सही है, जो शॉर्ट टर्म होती है और जो विद इन द 1 ईयर पे करनी होती हैं या अदा करनी होती हैं, ठीक है, तो वो करंट लायबिलिटीज होगी। जिस तरह अकाउंट्स पेएबल होगा जो हमने इनकी क्रेडिट पे परचेज़ की थी, सही है, तो वो हमने अब महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद हमने पे करनी है, इनके विद इन 1 ईयर तक हमने पे करनी है, सही है, तो वो हमारी होगी करंट लायबिलिटीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी एग्जांपल लेते हैं तो एक्रूड एक्सपेंस, यानी कि हमने एक्सपेंस कर लिए हैं लेकिन अभी वो पे नहीं किए, ठीक है, वो अभी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद हमने पे करने हैं, तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ कहलाएंगी। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ are those obligations of a business that are not due for payment within the next 12 month, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, सही है, वो होती हैं जो अगले 12 मंथ में पे नहीं करनी होती, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर पे नहीं करनी होती, उससे ज़्यादा कि 2 साल में या 1.5 साल में, 5 साल में, 10 साल में वो पे करनी होती हैं, ठीक है, जिस तरह लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गया, ठीक है, तो ये लायबिलिटीज़ हो गई, या बॉन्ड्स पेएबल हो गए, ठीक है।
लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो रेवेन्यू इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय अ सेल of goods or services related to the company primary operations। रेवेन्यू वो कहलाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड, जो टोटल अमाउंट जनरेट की है कंपनी ने फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो उसकी प्राइम ऑपरेशंस हैं, प्राइमरी जो ऑपरेशंस हैं, जो प्राइमरी इनके उसकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कि उससे वो सेल आउट करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो वो टोटल इनकम जनरेट करेगा वो रेवेन्यू कहलाता है। अब नेट रेवेन्यू जो है ना, वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, क्वांटिटी सोल्ड, इनके जो हमने क्वांटिटी सोल्ड की उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्राइस से, ठीक है, माइनस जो हमने डिस्काउंट दिए, ठीक है, अलाउंसेस दिए उन सेल्स के ऊपर, ठीक है, या रिटर्न हुई, जो हमारी सेल रिटर्न हुई, वो हम उसे लेस कर दें तो वो हमारा नेट रेवेन्यू निकल आएगा। अब रेवेन्यू जो है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब ऑपरेटिंग रेवेन्यू को जो है ना वो देखते हैं, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज द रेवेन्यू दैट अ कंपनी जनरेट फ्रॉम इट्स प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है, जो उसकी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो उनसे वो रेवेन्यू जनरेट करता है बिजनेस, तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, रिटेलर प्रोड्यूस इट्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू थ्रू मर्चेंडाइज सेल। फॉर एग्जांपल, अगर जो है ना एक शॉपकीपर है, ठीक है, अब वो बुक्स की सेलिंग करता है, तो अब जो बुक्स सेल आउट करके या स्टेशनरी सेल आउट करके वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो वो रेवेन्यू कहलाता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो ना, और ये रेगुलर होता रहता है, इसे रिकरिंग रेवेन्यू भी कहते हैं, यानी कि जो बार बार अकर होता रहता है, बार बार जो हम वो जनरेट होता रहता है, तो वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। फिर होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, द पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनकम दैट इज derived फ्रॉम एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशन, कि जब भी, ठीक है, वो रेवेन्यू रिसीव या इनकम जनरेट होगी, सही है, फ्रॉम एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू द कोर बिजनेस ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, जो बुक शॉप वाला है, अगर वो उसने किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो उसे वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, या उसने किसी कंपनी के शेयर बाय किए हुए हैं, जो उसे वहाँ से डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी तो उसकी इनकम का पार्ट है। तो वो जो होता है ना, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है या नॉन रिकरिंग रेवेन्यू होता है। इस तरह अब इसकी एग्जांपल होगी वही डिविडेंड इनकम होगी या प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हो गया, तो ये होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अगर हम देखें एक्सपेंस जो है, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंपनी इंकर टू जनरेट रेवेन्यू, एज अ पॉपुलर saying goes, it's costs money to make money। यानी कि जब भी कोर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो कॉस्ट या हमारे अखराजात आते हैं, सही है, तो वो एक्सपेंस लाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो है ना फाइनल प्रोडक्ट बुक्स हमने खरीदी, ठीक है, जो उसकी वो हो गई, ख़रीदने की कॉस्ट हो गई, फिर उसको लेके आने की कॉस्ट हो गई, सही है, बिल्डिंग का किराया हो गया, सही है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह होगी, सही है, बिजली का खर्चा हो गया, ये सारे जितने भी एक्सपेंस जो उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, सही है, हो रहे हैं, या वो कास्ट, इनके मनी कास्ट, ठीक है, जो की जाती है फॉर मेक मनी, सही है, या फॉर क्रिएशन या जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, तो वो एक्सपेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, पेमेंट टू सप्लायर, जो हमने अशिया खरीदी थी, उन अशिया के अगेंस्ट हमने पेमेंट की, सही है, टू सप्लायर, ये एक्सपेंस हो गया। अब एम्प्लॉयज़ जो फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी जो होगी या वेजेस होगी, वो एक्सपेंस हो गया। फैक्ट्री लीजेज, हमने कोई वेयर हाउस या कोई बिल्डिंग या वो शॉप जो है ना हमने लीज पे ली हुई है, किराए पे ली हुई है,
तो वो हो गया, वो भी एक्सपेंस हो गया। या इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, जो अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो या उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, सही है, तो वो भी जो है ना एक्सपेंस कहलाता है। अब ये सारी चीज़ें एक्सपेंस रहती हैं। अब नेट इनकम या नेट प्रॉफिट क्या होता है? द अमाउंट एन इंडिविजुअल और बिजनेस मेक आफ्टर डिडक्शन कॉस्ट अलाउंस और एंड टैक्सेस। ठीक है, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट होता है कि जो हमने नेट रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है, जिसके अंदर क्या आ जाता है कि ऑपरेशन रेवेन्यू भी आता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी आता है और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी आ जाता है। इन दोनों का जो सम होता है उसमें से अगर हम लेस कर दें, सही है, डिडक्शन इनके लेस कर दें कॉस्ट एक्सपेंस, सही है, जो कॉस्ट हो गए, डिडक्शन कॉस्ट, अलाउंस वगैरह हो गए, टैक्सेस वगैरह हो गए, ये सारे लेस कर दें, तो जो नेट बच जाएगा, सही है, वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। नेट इनकम इज what the business has left over all expenses including salary, wages, cost of goods, raw material and taxes। यानी कि अब इन अदर वर्ड कि नेट इनकम जो है ना, जो भी, सही है, बिजनेस एंड पे छोड़ता है सब कुछ, सैलरी, वेजेस, एक्सपेंस अदा करने के बाद, सही है, यानी कि या इन फ्यूचर अदा करने होते हैं, सही है, वो सारे जो है ना वो लेस करने के बाद जो रकम बाकी पीछे बचती है वो नेट इनकम कहलाता है या नेट प्रॉफिट कहलाता है। इस हम कैलकुलेट इस तरह कर सकते हैं, नेट इनकम और नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, जो हमने नेट रेवेन्यू किया था, माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाएगा।